हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक चरित्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए स्टॉक आइडियाज़ लेके आए हैं दिवाली के लिए। इन स्टॉक्स के जो ड्यूरेशन होंगे वो 3 से 4 महीने के लिए हमने इसको कंसिडर किया है और हम ये प्लान करके चल रहे हैं कि एटलीस्ट इनमें 30 से 40% तक के हमको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आइए स्टॉक्स की चर्चा शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है दीपक फर्टिलाइज़र। ये सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है नाइट्रिक एसिड का और लीडिंग मैन्युफैक्चरर है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इसमें इसने महारत हासिल की हुई है। और दूसरा एक और जो केमिकल कंपाउंड है जो आपका फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है एनपी के नाम से आता है, नाइट्रिक फॉस्फोरस के नाम से आता है, और टैन आता है, इसका ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। और इसके जो की क्लाइंट्स हैं वो एक तो एसीसी है, अंबुजा सीमेंट है, और इंडस्ट्रियल केमिकल जो उसके यूज़ करते हैं वो है एक तो आरती इंडस्ट्रीज, सिप्ला और अतुल। इसका जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू का जो इंडस्ट्रियल केमिकल है वो 34% कंट्रीब्यूशन करते हैं। और जो क्रॉप से रिलेटेड जितने भी ये फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं वो इनके टोटल रेवेन्यू का 41% है। और जो टैन जिसकी अभी यहाँ पे बात की थी, टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट, 25% इसका कंट्रीब्यूशन है इसके रेवेन्यू के अंदर। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल में कौन कौन से केमिकल बनाता है? सबसे पहले तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसका नाम पहले ही लिया था। ये किस तरह से यूज़ होता है? ये फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है, बल्क ड्रग्स बनाने के अंदर, इंटरमीडिएट्स और फॉर्मुलेशंस बनाने में काम आता है। प्रिंटिंग की जो इंक बनाते हैं उसके अंदर भी ये वाला केमिकल यूज़ होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कोटिंग्स में यूज़ होता है और आइसोप्रोपाइल एसीटेट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड बनाता है, ये 3 तरीके के नाइट्रिक एसिड बनाता है, एक तो डाइल्यूट, एक स्ट्रॉन्ग और एक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बनाता है, जिसका यूज़ नाइट्रो एरोमेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल और डाई वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा केमिकल ये बनाता है मेथनॉल। मेथनॉल जो की इंग्रेडिएंट है किस चीज़ के लिए? फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए। और फॉर्मेल्डिहाइड एक प्रिजर्वेटिव है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और ये फार्मास्यूटिकल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने में भी यूज़ किया जाता है इसका। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका यूज़ कहाँ होता है? ड्राई आइस में, बेवरेजेस बनाने में, और शील्ड गैस की तरह यूज़ होता है वेल्डिंग के अंदर। दूसरा ये जो सेगमेंट है जिसका इसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो है टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट, ये प्रोड्यूस करता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? कोल प्रोडक्शन के अंदर। और अकेला जो कोल प्रोडक्शन है वो इसके टोटल जो डिमांड आती है 10 की, उसका 67% जो है ये कंट्रीब्यूशन लेके बैठा हुआ है। माइनिंग के अगर कोई प्रोजेक्ट होते हैं और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव्स बनाते हैं तो ये माइनिंग में यूज़ होते हैं। और हाई क्वालिटी इमल्शन बनाने के भी काम आता है। थर्ड जो इसका सेगमेंट है, क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस जो है, उसके अंदर से ये नाइट्रोफॉस्फेट फर्टिलाइज़र, और ये एक तो है बेंटोनाइट सल्फ़र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ यही बनाता है, यही कंपनी ये वाले केमिकल प्रोड्यूस करती है। तो हमने मोटा मोटा इस कंपनी के बारे में जान लिया है। अब चलते हैं इसके चार्ट पर। चार्ट में देखेंगे ये जुलाई से लेकर के नवंबर तक एक रेंज के अंदर था। रेंज को मैंने बॉक्स से इंडिकेट किया हुआ है। रेंज का जो अपर साइड है वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और रेंज का जो लोअर साइड है यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये जब भी ब्रेक करेगा इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ, तो हम ये मानेंगे कि इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। फिलहाल देख के ऐसा लग रहा है कि ये कुछ दिन और करेक्शन में रह सकता है। हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए और इस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आ जाए। अगर ये आता है तो ये काफ़ी अच्छी जगह इसके लिए हो सकती है। पर अगर ऐसा नहीं होता और ये यहीं से कुछ कैंडल्स और बना के ये ऊपर की तरफ जाने लगे तो हमें ये नोट करना है कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है कि नहीं। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद नीचे हम देखते हैं कि यदि वॉल्यूम्स ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ये मान लेंगे कि इसके अंदर ब्रेकआउट आ गया है और इसके जो एक्सपेक्टेड टारगेट 2 से 3 महीने के अंदर ये 700 के लेवल तक जा सकता है। तो हम इस स्टॉक को कंसीडर करके चल सकते हैं। चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसका जो बिज़नेस हमें पता है, हम तो गाड़ियाँ इसकी देखते ही रहते हैं। तो इसका क्या है कि फार्म इक्विपमेंट डिवीज़न जो है इसके अंदर टोटल रेवेन्यू का 41% कंट्रीब्यूशन इसी सेगमेंट से आता है। और बाकी जो ऑटोमोटिव डिवीज़न है उसके अंदर से इसका 55% इसका आता है। अदर ये तो अलग टाइप के और बिजनेसेस है इसके, वहाँ से ये अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता है। ये क्या क्या करता है? एक तो ये 2 व्हीलर्स के अंदर है, ये 3 व्हीलर्स के अंदर है, और ये पैसेंजर व्हीकल बनाता है, कॉमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर एंड अर्थ मूवर, जैसा कि हमने यहाँ पे साइड में अभी बताया है। इसके अलावा जो अदर हैं तो उस अदर के अंदर ये एक तो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज है, एक ऑटो कंपोनेंट, हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, रिटेल,
स्टील ट्रेडिंग, प्रोसेसिंग, आईटी बिजनेस, एग्री, इतने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इसके बिजनेस हैं जो कि इन सबको ये अपने सब्सिडरीज के थ्रू हैंडल करता है और इसकी जो ग्रुप कंपनी है उसके थ्रू हैंडल करता है। और इसके अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के अंदर इसका सिर्फ पोर्शन 4% है। इससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है मेनली जो हो रहा है वो ट्रैक्टर वगैरह से हो रहा है और 3 व्हीलर। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसके अंदर 4th लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल ये बनाते हैं और 2nd लार्जेस्ट कॉमर्शियल व्हीकल इसके लिए जाने जाते हैं। और ये सब इनका जो मेजर जो मार्केट है वो इंडिया ही है। फार्म इक्विपमेंट डिवीजन जो है उसके अंदर कंपनी एक डोमिनेंट प्लेयर है ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर। और इसके तो हमने नाम भी सुने हुए हैं, महिंद्रा स्वराज के नाम से ट्रैक्टर आता है और ट्रैक स्टार के नाम से। तो इन्हीं ट्रैक्टर के ब्रांड ने ही 40% अपना ट्रैक्टर इंडस्ट्री को कवर किया हुआ है और ये लीडरशिप पोजीशन में है पिछले 40 साल से। इसके अलावा जो इसके अदर बिजनेसेस हैं उसके अंदर महिंद्रा पावरऑल के नाम से एक इसका बिजनेस है जो कि बैकअप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए। और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का काम है जिसके अंदर ये अर्थ मूविंग और रोड मूविंग इक्विपमेंट बनाते हैं। और उसके अलावा 2 व्हीलर का बिजनेस है जो कि बहुत ही छोटा एक माइनर प्रेजेंस है इसकी इस बिजनेस के अंदर। तो हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया। आइए इसके चार्ट पर चलते हैं। ये हम देख पा रहे हैं जैसे नवंबर में ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ था और ये यहाँ तक आ गया था। मार्च की स्टार्टिंग से एक करेक्शन में चल रहा है और मार्च से लेकर के नवंबर तक इसने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन की है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ से ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन इसने करी है जिसका ये नीचे का एरिया यहाँ पे ये देखिए इसने 4 बार इसी एरिया पे ही सपोर्ट लिया है जहाँ पे मैंने सपोर्ट लिखा हुआ है ये। अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये अभी रिसेंट में ही यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकला था। तो हम इसको एक ब्रेकआउट पॉइंट की तरह कंसीडर करेंगे। स्टॉक सीधा सीधा ऊपर की तरफ गया था, अब इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट आ रही है। तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक आने की संभावना है। अगर नहीं भी आती, अगर स्टॉक यहाँ से घूमना चाहे तो घूम सकता है। अगर इस रेंज में अगर ये कभी भी मिलता है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप इसको कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये अगले 3 महीने के अंदर अगर ये ऊपर चलना शुरू हुआ तो एक्सपेक्टेड टारगेट 1300 के हो सकते हैं। 1370 की रेंज तक ये जा सकता है यहाँ तक। तो इसको आप कंसीडर करके चल सकते हैं। चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एंड कंपनी। तो इसका क्या है, बहुत लंबा चौड़ा कोई बिजनेस नहीं है। जो सिंपल अगर भाषा में इसका बताया जाए तो ये फाइनेंसिंग करता है कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए और ये लोन्स प्रोवाइड करता है अलग अलग इक्विपमेंट्स के लिए और अदर बिजनेस पर्पस के लिए भी। तो इसके आइए चार्ट पे चलते हैं। इसमें देखिए ये पहले चार्ट की तरह जैसा हमने पहले देखा था उसी से ही मिलता जुलता है। मार्च से लेकर के और ये नवंबर तक एक रेंज में रहा था और रिसेंट में ही यानी कल ही इसने इस कैंडल में आप देखिए इसने इस रेंज को अपसाइड ब्रेक कर दिया है। तो इसको हम ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे, इसको हम ब्रेकआउट कहेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हल्की वॉल्यूम एक्टिविटी भी बढ़ी है। तो ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है और अगर हम इसमें 2 या 3 महीने अगर वेट करेंगे तो हमें इसमें आसानी से 2000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं। अपोलो टायर। अपोलो टायर का 42% जो रेवेन्यू आता है वो ट्रक और बसेस के टायर सेल करने से आता है। इसमें भी देखेंगे ये पिछले वाले चार्ट की तरह था। मार्च से लेकर के नवंबर तक ये एक रेंज में ही था। रेंज का जो अपर साइड है वो ये है क्योंकि यहाँ से ये रेजिस्टेंस लिया था फर्स्ट टाइम और अभी भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है और सपोर्ट के नाम पे ये यहाँ पे और यहाँ पे एक बार गया था। तो इसलिए हमने इतना बड़ा एक ये रेंज इसको कंसीडर किया है। इसी के अंदर ये काफ़ी टाइम से चल रहा है और अभी हम देखेंगे कि ये रेंज के लोअर साइड पे यहाँ पे इसने एक हैमर फॉर्मेशन दी है। ये वाली जो कैंडल है इसने एक हैमर फॉर्मेशन दी है और यहाँ से ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक छोटी बॉटम बन गई हो और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलने लगे। पर यदि ये ऐसा हो कि ये इसके ऊपर निकल जाए और यहाँ से वॉल्यूम भी ज़्यादा आने लग जाए, अगर हम देखें कि यहाँ वॉल्यूम भी ज़्यादा आ रहे हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर हो सकता है कि ये 340 के लेवल के आसपास तक एक बार को आ जाए। तो ब्रेकआउट होता हुआ अगर आप देखें तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं। रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एक अच्छा प्लेयर है। ये रेडी मिक्स कंक्रीट बनाता है और ड्राई मोटार प्रोडक्ट बनाता है और डोमेस्टिक मार्केट को ही कवर करता है। ये 12 डिफरेंट टाइप के सीमेंट बनाता है डिफरेंट यूजेस के लिए। और इसकी क्या पोजीशन है, ये एक रैमको सुपर ग्रेड के नाम से सीमेंट बेचता है जो कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है।
और 84% जो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो साउथ इंडिया से ही आता है, और बाकी का जो बचा कुचा 16% है वो ईस्ट इंडिया से आता है। तो चलिए इसके चार्ट पे चलते हैं। इसमें आप देखेंगे अगस्त के बाद से ये एक रेंज में रहा है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा सा फॉर्मेशन आप देखेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये ट्रायंगल जैसा सा फॉर्मेशन है, और ये ट्रेंड लाइन को इसने रिसेंट में 3 दिन पहले ब्रेक किया था। तो यहाँ से और यहाँ पे ये एक वेटिंग पीरियड में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस सस्टेन हो रहा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि ये यहाँ थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करने के लिए आ जाए वापस, या हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट ले ले आके। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो ये यहाँ से चलने को रेडी हो सकता है। हम नीचे देखेंगे वॉल्यूम एक्टिविटी भी यहाँ पे बढ़ी है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो अगले 3 महीने के अंदर ये हमें 1500 तक के जो लेवल्स है वो दिखा सकता है, और ये अभी 1000 का चल रहा है, तो लगभग 50% का गेन यहाँ से भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हमने आपको ये जो 5 स्टॉक्स बताए हैं उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। सबके अंदर अप्रॉक्स हमें 50% के आसपास देखने को मिल रहा है, और बाकी ये सारे के सारे स्टॉक एक लगभग एक सपोर्ट एरिया के पास ही हैं। तो इसकी वजह से इनका रिस्क रिवार्ड काफ़ी अच्छा हो जाता है। बाकी यहाँ पे हम आपको किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं कि आपको क्या खरीदना है या क्या बेचना है। ये आपकी पर्सनल ओपिनियन होनी चाहिए। आप स्वयं स्टडीज़ कीजिए इन कंपनी के बारे में, और अपने स्टॉक सेलेक्ट कीजिए और उन पे राइड करने की कोशिश कीजिए। हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे, और आपको स्टॉक चरित्र के पूरी टीम की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।